जय हिंद साथियों। आज हम लोग कूलाम के नियम के बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने आवेश के बारे में बताया था और आवेश के प्रकार के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज हम लोग कूलाम के नियम के बारे में समझते हैं। कूलाम का नियम 1785 में ईस्वी में फ्रांसिस भौतिक शास्त्री ने कूलाम के नियम का प्रतिपादन किया था। 1785 में फ्रांसिस भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम ने दिया था। 1785 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री भौतिक शास्त्री भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टन ऑगस्टन कूलाम ने दिया था। तो कूलाम का नियम तो किसने दिया था? 1785 में फ्रांसिस भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टन कूलाम ने दिया था। ठीक है, यह नियम कहां पर काम करता है? तो यह नियम बिंदु आवेशों के लिए करता है। यह नियम बिंदु आवेशों के लिए वर्क करता है। ठीक है, कार्य करता है। तो बच्चों, कूलाम का नियम 1785 में फ्रांसिस भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टन कूलाम ने दिया था। और यह नियम किस चीज पर अप्लाई होता है? तो यह स्थिर बिंदु आवेशों के लिए अप्लाई होता है। बच्चों, समझते हैं आज बिंदु आवेश क्या होता है। सबसे पहले हम लोग कूलाम के नियम को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कूलाम का नियम कब दिया गया था और किस पर अप्लाई होता है और क्या होता है। ठीक है, तो जैसे फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने 1785 में इस नियम को दिया था और किसने दिया था? चार्ल्स ऑगस्टन कूलाम ने। किसके लिए होता है? तो यह बिंदु आवेशों के लिए होता है। तो बिंदु आवेश होता क्या है? तो भाई, बिंदु आवेश समझते हैं कि बिंदु आवेश होता क्या है। तो बिंदु आवेश वह आवेश है जिनके आकार, क्या लिखेंगे? जिनके आकार उनके बीच की दूरियों की तुलना में नगण्य होता है। नगण्य मतलब बहुत कम होता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? बिंदु आवेश। फिर से एक बार समझते हैं कि कूलाम का नियम 1785 में फ्रांसिस भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टन कूलाम ने दिया था। यह किस पर अप्लाई होता है? तो यह बिंदु आवेशों के लिए कार्य करता है। ठीक है, समझ लो बिंदु आवेश होता क्या है आखिर। तो बिंदु आवेश वह आवेश है जिनके बीच की दूरियां, दो बिंदु आवेश में मान लीजिए कि ये बिंदु आवेश है और ये बिंदु आवेश है, इनके बीच की दूरी की तुलना में इनका आकार नगण्य हो, बहुत छोटा हो। जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी थोड़ी ज्यादा है तो इसके तुलना में इन बिंदुओं का आकार बहुत छोटा है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? बिंदु आवेश। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम ने नियम जो दिया है वह क्या है। आप वीडियो रोक कर इसका डिफिनेशन जितना हम लिख रहे हैं उसका प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक, तो समझते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तथा उनके बीच की दूरी
के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम ने क्या कहा है कि दो स्थिर बिंदु है, दो स्थिर बिंदु आवेश है जिनके बीच की दूरी जिनके बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह ठीक उसी के जैसा है। अगर आप उसका गुरुत्वाकर्षण का नियम जानते होंगे कि दो पिंड थे, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता था, दो दो पिंड थे और उनके बीच द्रव्यमान मान लिए m1 और m2 है, तो इनके बीच की दूरी अगर मान लें r, गुरुत्वाकर्षण का नियम के आधार पर इसका भी यह नियम भी कार्य करता है। तो क्या ले लिए, दो पिंड ले लिए, मान लीजिए ये a है, b है और इनके बीच इनके अंदर जो द्रव्यमान है वो क्या है, m1 और m2 है। तो इनके बीच जो द्रव्यमान है, लगने वाला बल क्या होता है, तो लगने वाला बल इनके बीच इनके इनमें जो द्रव्यमान है उनका गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात m अनुक्रमानुपाती m1 m2। ठीक है, और क्या होता था, f व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते थे f बराबर, दोनों को मिलाने पर f समानुपाती m1 m2 बट्टे r²। ठीक इसी के आधार पर कूलाम का नियम भी चलता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम पता होगा। इसी के आधार पर हम कूलाम के नियम को भी देखते हैं। तो कूलाम का नियम भी तो यही कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर मान लें हम कि दो बिंदु आवेश, पहला बिंदु आवेश Q1 ले लें, दूसरा बिंदु आवेश Q2 ले लें। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी क्या है, r मान लेते हैं। इस बिंदु आवेश का नाम लेते हैं मान लो a और इसको b। ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी r ले लेते हैं। एक पॉइंट और नोट करिएगा कि जो यह नियम है ना, यह बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो जो बल लगेगा इस पर, जो बल इस पर कार्य करेगा वह क्या करेगा, तो आवेशों पर लगने वाला बल, जो आवेशों पर लगने वाला बल है उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट करिएगा, मतलब याद रखिएगा कि जो बल लगेगा इन आवेशों पर वह क्या लगेगा, तो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अन्यथा कार्य करेगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि Q1 व Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। ठीक है, क्या मान लिए कि Q1 व Q2 क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं तथा इनके बीच की दूरी r है, तथा इनके बीच की दूरी r है, r है। तब क्या हो जाएगा, तब हम लोग जानते हैं कि अभी कूलाम का नियम क्या बताया कि जो बल है तो इनके बीच लगने वाला बल, तो इनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, इनके बीच लगने वाला बल क्या बताया है कि जो F है वो इनके परिणामों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर फोर्स बढ़ाया जाए तो आवेश के, तो देखिएगा इधर क्या बोला है कि उनके परिणामों के, आवेशों के परिणामों के गुणनफल के
अनुक्रमानुपाती होता है। तो आवेश के परिणाम कौन कौन से हैं? Q1 व Q2। ठीक, आगे क्या बोलता है? तथा क्या देखिएगा, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या बोला कि उनके बीच की दूरी, किनके बीच की? इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², वर्ग के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो क्या बताया कूलाम का नियम कि उन आवेशों के बीच लगने वाला बल है वो उनके परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। आगे देखिए, इन दोनों को मिलाकर लिखने पर क्या हो जाता है? किसको किसको? इसको और इसको, दोनों को मिलाकर लिखने पर, तो लिख लो, दोनों को मिलाकर लिखने पर हर चीज को समझेंगे और आसानी से। ठीक है, जहां न समझ में आए वहां एक बार वीडियो को फिर से पीछे से देखिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अब इस समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, F बराबर K Q1 Q2 बट्टे R²। ठीक है, जहां पर K क्या है, तो K एक नियतांक है। क्या है भाई? K एक नियतांक है। ठीक है, तो K क्या है? एक नियतांक है। ठीक है, और जिसका मान, K का मान किस पर निर्भर करता है? इसके माध्यम और मापन की पद्धति पर। तो K का मान, जब समानुपाती को हम लोग हटाए तो K लगा, K क्या है? K क्या है? एक नियतांक है, और K का मान माध्यम पर, माध्यम और मापन पद्धति पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। ठीक है, दोनों को मिलाए तो क्या हो गया, F बराबर Q1 Q2 बट्टे R²। अगर हम इसको मान लें समीकरण नंबर 1, क्या मान लें इसको समीकरण नंबर 1, तो K कहां से आया? तो K को, इस समानुपाती को हटाए तो हमें K मिला, और K क्या हो गया? तो K एक नियतांक है, और इस K का मान किस पर निर्भर करता है? तो उसके माध्यम पर निर्भर करता है और मापन के पद्धति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग SI पद्धति में ले ले K का मान, अगर SI पद्धति में निकाले तो K का मान SI पद्धति में देखते हैं। ठीक है, SI पद्धति में, तो SI पद्धति में क्या हो गया, उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? K बराबर हो जाता है 1/4πε0। ठीक है, तो SI पद्धति में K का मान क्या होता है? 1/4πε0। या इसी को अगर हल करते हैं तो क्या हो जाता है, इसका मान क्या हो जाता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, यहां पर अब देखिए, इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? तो एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 8 दशमलव, क्या होता है? 8.854 गुणे 8.854 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 8, इसको याद रखिएगा दोनों के मान को। K का मान क्या होता है? 1/4πε0, या इसी का गणितीय रूप में मान क्या होता है?
9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम स्क्वायर इसका मात्रक कहां से बना, और इसको भी बताएंगे कि इसका मात्रक कहां से बना और इसका मान कहां से आया। ठीक है, ये वाला मान जो आया है 9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, तो आगे हम लोग समझेंगे कि इसका मान कहां से आया है। ठीक है, फिलहाल के लिए समझते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.854 गुणे 10 की घाते -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस मान को किस में रख दें, समीकरण नंबर 1 में। ठीक, जो मान हमको के का मिला है, तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, तब समीकरण 1 से के का मान इस समीकरण में 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यही कूलाम का नियम है। ठीक, तो क्या हो गया, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब आगे हम लोग समझते हैं कि इसका मान जो बताए थे कि 9 गुणे 10 के घाते 9 कैसे आता है उसको निकालना देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर इसका मान कितना आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो देखिए इसका मान कैसे आता है, किसका मान निकालना है हमको, एप्सिलॉन नॉट का। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कर देते हैं, तो 1/4 गुणे पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान होता है 3.14। अभी एप्सिलॉन नॉट का मान कितना बताए थे, कहां गया, मिटा दिए, तो आप लिखे होंगे एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुणे 10 के घाते -12। अगर इसको हल करेंगे तो इसको हल करने पर यही आता है 9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, तो अब इस मान को भी समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, मान लीजिए, तो क्या होगा, तो इस मान को अगर समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, f बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए केवल कूलाम का नियम बताइए, तो कूलाम का नियम केवल यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी बराबर मान्य होगा, लेकिन वो छोटा सा नियम है, इसको आगे डेफिनेशन के रूप में करेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि दोनों कूलाम का नियम क्या कहता था कि कूलाम का नियम अगर दो स्थिर बिंदु आवेशों को लेते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बताया था हमने कि जो f है वह उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है, Q1 और Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने उनके बीच की दूरी क्या लिया था, आर स्क्वायर लिया था। अब इन दोनों को जब मिलाकर लिखे तो मिलाकर लिखने पर क्या हो गया, f समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको समानुपाती को हटाए तो एक नियतांक लग गया, इसलिए f बराबर हो गया k Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। ठीक है, k क्या है, तो k एक नियतांक है। k का मान किस पर निर्भर करता है, तो k का मान उसके माध्यम पर और मापन के पद्धति पर निर्भर करता है। तो हमने ऐसा ही पद्धति में इसका k का मान देखा, तो ऐसा ही पद्धति में इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है। ठीक है, तो इस मान को हमने समीकरण 1 में रख दिया k के जगह पर, तो k के जगह पर जब रख दिया इसके मान को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो गया, f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पर आर स्क्वायर। मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1 है। तो भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है उसका अंकगणितीय रूप में मान क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए किसी का मान निकालना हुआ तो इसके माध्यम से तो निकाल नहीं सकते, तो इसका अंकगणितीय मान निकालते हैं। तो इसका अंकगणितीय मान निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कोष्टक में करके लिख लीजिएगा समझने के लिए बस,
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बट्टे क्या होगा 4 हो गया, पाई का मान होता है 3.14, एप्सिलॉन नॉट का मान अभी हमने बताया था कि होता है 8.8485 4 गुणे 10 की घात माइनस 12। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमको यही मिलता है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि ई का मात्रक कैसे निकलता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकलता है। तो कूलॉम का नियम इस प्रकार से रहा, इसको एक बार पीछे करके वीडियो देखिएगा तो सब आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, आगे हम लोग समझते हैं कि कूलॉम के नियम में जो एप्सिलॉन नॉट है उसका मात्रक क्या होता है। जो मात्रक हमने लिखवाया था क्या, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो वो बनता कहां से है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा दोनों देखेंगे। मात्रक कहां से बना है, तो ये यहीं से बना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एफ बराबर, कूलॉम का नियम क्या होता है, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। यहां से देखिए हमको निकालना क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो इसका पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ इंटू Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई का कोई मात्रक होता ही नहीं है, और एफ का मात्रक एफ यानी बल, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू कूलॉम है Q1 और Q2 दोनों है, तो Q मतलब कूलॉम कूलॉम क्या हो जाएगा, कूलॉम का स्क्वायर। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलॉम, तो कूलॉम का स्क्वायर बट्टे आर क्या है, आर दूरी है, और दूरी को किस में लेते हैं लंबाई, सॉरी मीटर, तो ये हो गया मीटर का स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या बन गया, कूलॉम स्क्वायर बट्टे न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, अर्थात कूलॉम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बन गया। क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलॉम का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके विमीय सूत्र के बारे में बात करेंगे तो विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसी मात्रक से इसका विमीय सूत्र भी बनता है। तो मात्रक से अगर विमीय सूत्र बनाए तो कूलॉम का विमीय सूत्र क्या होता है, कूलॉम का विमीय सूत्र होता है ए टी का स्क्वायर। फिर आ जाओ न्यूटन, न्यूटन का विमीय सूत्र क्या होता है एम एल टी के पावर -2 इंटू मीटर क्या है, मीटर को किससे लेते हैं एल में, तो एल का स्क्वायर। ठीक है, एल का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, कूलॉम का विमीय सूत्र क्या होता है एटी, तो कूलॉम स्क्वायर क्या हो गया एटी का स्क्वायर। न्यूटन का विमीय सूत्र क्या होता है एम एल टी के पावर -2। ठीक, क्या होता है एम एल टी के पावर -2, और मीटर को किस में लेते हैं लंबाई, लंबाई को एल रहने देते हैं, और लंबाई मीटर स्क्वायर है इसलिए एल का स्क्वायर हो गया। ठीक, आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये m है, नीचे है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m के पावर -1, l है, l यहां से और यहां से कितना हो जाएगा आपका पावर में 3, एक है पावर यहाँ है, दो पावर यहाँ है, तो क्या हो जाएगा -3। ठीक है, t क्या है यहाँ पर माइनस, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इस t के साथ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा t के पावर 4 और a। ठीक, ये किसका मात्रक हो जाता है आपका, इसका विमीय सूत्र हो जाता है। ठीक, इसी में कहता है एकांक आवेश, मतलब एक कूलॉम आवेश क्या होता है, तो एक कूलॉम आवेश मतलब एक कूलॉम आवेश को ही एकांक आवेश कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमने एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताया कैसे निकलता है, और इसके विमीय सूत्र को भी प्रॉपर निकाल कर बताया। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं एकांक आवेश। कूलॉम के नियम में ही
देखते हैं क्या, एकांक आवेश। एकांक आवेश क्या होता है? एकांक आवेश यदि समान परिणाम के दो सजातीय आवेश लिया जाए, क्या, अगर समान आवेश के दो सजातीय आवेश लिया जाए, समान आवेश के समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश जो निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होंगे, जो निर्वात या वायु में अपने 1 मीटर के दूरी पर होंगे। ठीक है, इस स्थिति में क्या हो जाएगा? होने पर ये एक दूसरे को 9 गुणे 10 के घाते, इस स्थिति में, वे एक दूसरे पर 9 गुणे 10 के घाते 9 कूलम, सॉरी न्यूटन बल है ना, न्यूटन बल, न्यूटन बल के, न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें, न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें, तो एकांक आवेश क्या हो जाएगा? तो एकांक आवेश, एकांक आवेश, तो एकांक आवेश क्या हो जाएगा भाई? तो एकांक आवेश यानी 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश, एकांक आवेश यानी 1 कूलम आवेश, एकांक आवेश यानी 1 कूलम आवेश। ठीक, तो 1 कूलम आवेश यानी कूलम के नियम से क्या हो जाएगा? कूलम के नियम से, कूलम का नियम क्या कहता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। ये क्या है? तो ये कूलम का नियम है। तो F क्या ले लिए हम? F का मान क्या मान लिए? कि F है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन बल है। तो बल क्या हो गया? 9 इंटू 10 के पावर 9 बराबर, अभी हमने निकाला था K का मान, तो K का मान ही तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K का दूसरा मान भी क्या आया था? तो दूसरा मान आया था 9 गुणे 10 के घाते 9, यही आया था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक, इंटू Q1 Q2, R क्या लिए हैं? उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी हमने क्या लिया है? 1 मीटर, और बल कितना लिया है? 9 गुणे 10 के घाते 9। ठीक, 1 का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? तो यहां से बचा आपका Q1 इंटू Q2। अगर हम ले लें, मान लेते हैं कि क्या, यदि, तो यहां से बच गया Q1 Q2। ठीक, क्या बच गया? Q1 Q2, क्या बच गया? Q1 Q2। ठीक, यहां से ले लें, यदि Q1 बराबर Q2 बराबर Q, क्या ले लें? Q1 बराबर Q2 बराबर Q, तथा तो क्या हो जाएगा? Q1 और Q2 बराबर Q हो गया। ठीक, हाँ, तो यहां से क्या बच गया? ये गुणा में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? भाग। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 1। Q बराबर क्या आ जाएगा? 1, यानी Q के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि Q है Q क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर। ठीक है, तो Q स्क्वायर हो गया। Q1 बराबर भी Q मान लिए और Q2 बराबर भी Q मान लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा?
Q1 Q2 की जगह पर Q2 लिख देंगे तो Q स्क्वायर आ गया। ठीक, तो यहाँ से Q स्क्वायर बराबर क्या हो गया 8, इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 8। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कुलाम, और इसे कुलाम को किससे दर्शाते हैं, इसको C से प्रदर्शित करते हैं। कुलाम को C से दर्शाते हैं, कुलाम को C से दर्शाते हैं। ठीक है, तो कुलाम को C से दर्शाते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में है कि एकांक आवेश क्या होता है कि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश लेते हैं जो निर्वात या वायु में है और इनके बीच की दूरी 1 मीटर ले लेते हैं। इस स्थिति में एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ये हमने आवेश को जब बताया था उसमें भी बताया था। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो इसलिए सजातीय आवेश जब लिए हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे, और कितना बल आरोपित करके प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो 9 × 10⁹ न्यूटन बल के आधार पर। ठीक, तो एकांक आवेश क्या हो जाएगा, तो कूलॉम का नियम कहता है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। हमने बल ले लिया है क्या 9 × 10⁹ न्यूटन, और हम लोग जानते हैं कि K का मान क्या होता है अनुवृत्ति रूप में 9 × 10⁹ ठीक, और यहाँ से हम लोग लेते हैं कि Q1 और Q2 के बराबर है, अगर मान किसके बराबर है एक आवेश के बराबर यानी Q के बराबर, तो Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1। Q स्क्वायर बराबर 1 वर्ग है, सेट करेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, अब कूलॉम का नियम सबसे लास्ट टॉपिक देखते हैं कि कूलॉम का नियम कहां पर वर्क करता है। ठीक, तो हमने कूलॉम का नियम समझा, उनका देखा कूलॉम का नियम होता क्या है और क्या समझा। तो कूलॉम के नियम में K का मान निकालना सीखा, फिर ε0 के मात्रक निकालना सीखा और उसका विमीय सूत्र निकालना सीखा। ठीक है, अब कूलॉम के नियम के कुछ सीमाएं देख लेते हैं। सीमाएं मतलब इसके बाहर वो नहीं काम कर पाएगा। तो पहला है यह केवल बिंदु आवेश के लिए ही काम करेगा। यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है। पहला हो गया। दूसरा क्या कार्य करता है, बिंदु आवेश के बारे में बताया था, तो बिंदु आवेश क्या होता है, अब इस पूरे चैप्टर में बिंदु आवेश ही आएगा, तो ध्यान रखिएगा बिंदु आवेश होता क्या है, और कूलॉम का नियम के आधार पर ही इस चैप्टर को पूरे चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा नियम है कि यह केवल स्थिर बिंदु के लिए काम करेगा, गतिमान के लिए नहीं। दूसरा में क्या हो जाएगा, यह केवल स्थिर बिंदु आवेश के लिए सत्य है, गतिमान के लिए नहीं। गतिमान जब वो आवेश गतिमान रहेगा तो उस पर कूलॉम का नियम कार्य नहीं करेगा, गतिमान के लिए नहीं। ठीक है, तो इसकी सीमाएं कौन कौन सी है कि यह केवल बिंदु आवेश के लिए ही कार्य करता है। तो बिंदु आवेश क्या होता है, वो जो आवेश होते हैं उनके बीच की दूरी के तुलना में इनका आकार कितना होता है, नगण्य होता है। ठीक है, बिंदु आवेश का परिभाषा हमने लिखवाया है, पीछे वीडियो करके देखिएगा यार, तो उसमें लिखवाया है कि दो बिंदु आवेश क्या है, तो आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में उनका आकार क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है, तो बिंदु आवेश के लिए यह कार्य करता है। दूसरा में क्या होता है, यह केवल स्थिर बिंदु के लिए कार्य करेगा, जिसके लिए स्थिर बिंदु के लिए, गतिमान के लिए नहीं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, कूलॉम का नियम, और कूलॉम के नियम के सारे कंडीशनों को हमने एक एक करके बताया है। आप इसको देखिएगा एक बार, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।